ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। Hare Krishna. We are discussing on the topic emotional bank balance and how to make emotional bank deposits. तो हमारे हृदय जब हम संबंधों के दौरान एक दूसरे से जोड़ते हैं तो हृदयपूर्वक कुछ प्रक्रियाओं का आदान प्रदान होता है और वो ऐसे होता है मानो जितना अच्छे से हम ये व्यवहार करेंगे उतना उस व्यक्ति के हृदय में हमारे प्रति प्रेम, सद्भावना, विश्वास बढ़ता जाता है। और कभी कभी संबंधों के दौरान हम ऐसे कुछ काम कर देते हैं जिसके कारण वो संबंध उसमें खटास बढ़ने लगती है। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते या फिर अविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे शुरू हो जाता है। तो अभी हम ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस देखेंगे जिनको अपनाने से हम लोगों के साथ व्यवहार करते समय अपने प्रेम को ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और प्रेम को बढ़ा सकते हैं। और इसके अपोजिट काम करने से वो प्रेम खराब हो जाता है, संबंध खराब हो जाता है। तो सबसे पहला है मेक एंड कीप प्रॉमिसेस। सबसे पहला बिहेवियर, अगर आपको प्रेम बढ़ाना है, मेक एंड कीप प्रॉमिसेस। केयरफुली यू हैव टू मेक द प्रॉमिस कि मैं ये करूँगा आपके लिए। एंड अगर आपने एक बार बोल दिया कि मैं करूँगा तो फिर उसको रखना है, उस प्रॉमिस को। जैसे दीक्षा के समय हम 4 नियम, 16 माला ऐसे प्रण लेते हैं, तो जितना हम उस प्रॉमिस को बरकरार रखेंगे उतना हमारा और गुरु का संबंध दृढ़ होता जाता है। उस प्रॉमिस को तोड़ेंगे तो संबंध में भी दरार आनी शुरू हो जाती है। सो केयरफुली मेक प्रॉमिसेस। पहले सोच लो प्रॉमिस करने से पहले, हाँ, लेकिन एक बार कर दिया तो फिर उसे फुलफिल करो। तो ऐसे जो व्यक्ति करते हैं लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसके विपरीत क्या है? ब्रेकिंग प्रॉमिसेस। हम बोलते हैं कि ये हम कर देंगे लेकिन फिर करते नहीं हैं उस चीज़ को। हो सकता है कभी कभी समय के कारण, परिस्थिति के कारण हम नहीं फुलफिल करते कुछ प्रॉमिसेस को, तो फिर हमें जाके रेस्टिट्यूशन का अर्थ होता है कि उनसे जाके मिलना, माफ़ी मांगना और कहना कि ये मैंने प्रॉमिस दिया था, मैंने फुलफिल नहीं किया है, इसके बदले में कुछ और दूसरा कर सकता हूँ तो बोलिए, ये मेरे से नहीं हो रहा। इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन। ये ज़रूर करना चाहिए। तो ये था पहला। दूसरा है स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। एक दूसरे के प्रति छोटी छोटी सेवा जो करुणा या सद्भावना दर्शाती है। जैसे आपका कोई फ्रेंड सोया है, उसका मस्किटो नेट का चेन खुल गया है, आप उसको बंद करते हो उसके लिए। या किसी के कपड़े गिरे हैं, बारिश में भीगने ही वाले हैं, आप जाके तुरंत उसको उठा देते हो, फोल्ड करके साइड में रख देते हो। अगर आपको पता है किसके हैं वो उसके लॉकर में डाल देते हो फोल्ड करके। इसको क्या कहते हैं? स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। सेवा या प्रेम के छोटे छोटे कार्य, ये हमें हमेशा करने चाहिए अपने आजू बाजू के लोगों के लिए। तीसरा है कि बी लॉयल टू द absent, of course to the present but also to the absent। इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति उपस्थित है और उपस्थित नहीं है उन सब के प्रति अपनी वफादारी निभाओ।
कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, एक की बुराई हम दूसरे को करते हैं उसके पीठ पीछे, है कि नहीं? जैसे मंथरा जो थी, वो अपनी लॉयल्टी कैकेयी को दिखाने के लिए क्या कर रही थी? कौशल्या की बुराई कर रही थी उसके सामने। कर रही थी, नहीं करती? तो कैकेयी अगर सावधान रहती तो वो कह सकती थी कि अरे तुम ऐसे कैसे बात बोल रही हो। लेकिन कभी कभी ये बुराई करने वाला जो व्यक्ति होता है, पीठ पीछे बुराई करने वाला, उसको लगता है कि मैं ऐसा करने से इसका अच्छा फ्रेंड बन रहा हूँ उसकी बुराई करके। लेकिन तुम जिसके सामने बुराई कर रहे हो उसको क्या पता चल जाता है कि कल जब वो तुम्हारे सामने नहीं रहेगा तुम उसकी भी बुराई किसी को करने वाले हो, है कि नहीं? तो क्या ट्रस्ट बिल्ड होगा? ऐसा करने से विश्वास नहीं होगा। और इसीलिए हमें प्रामाणिक रहना है संबंधों में। हम जिन व्यक्तियों के साथ नहीं हैं, अभी संपर्क में नहीं हैं, या परोक्ष में बात कर रहे हैं, सामने सामने नहीं है, उनके प्रति भी हमें सेंसिटिव रहना चाहिए, प्रामाणिक रहना चाहिए। जो भी बात बोलनी है वो ऐसे सामने रखनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को जाके कोई बताए कि इसने क्या बोला आपके बारे में, तो कभी भी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं बी लॉयल टू द absent एंड ऑफ कोर्स टू द प्रेजेंट। जो लोग उपस्थित हैं और नहीं हैं उनके प्रति वफादार रहना, खास करके बुराई नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि किसी के बारे में कुछ दुर्गुण है, बताना, रिपोर्ट करना ज़रूरी है, तो आप बोल सकते हो कि प्रभु जी मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति आदर ही है, मैं उसकी बुराई करने के लिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ रिपोर्ट दे रहा हूँ। आई एम रिस्पेक्टफुली रिपोर्टिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, ताकि उसके प्रशिक्षण में खोट ना आए। और मन में मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि भगवान उसे मदद करे इस बुरे आदतों से बाहर निकलने के लिए। ऐसे बात करना है अगर बताना भी है किसी के बारे में। तो ऐसा नहीं कि आपको मालूम है आज की ताज़ा खबर, क्या गड़बड़ कर रहा है कौन आदमी किधर कौन से खोपचे में, मैं बताता हूँ आपको। तो ऐसे अगर हम बात करेंगे तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि ये व्यक्ति किसी के भी पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, कल मेरी भी करेगा। प्रेम फिर नहीं बढ़ेगा उससे। तीसरा है क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षाओं को, क्लैरिफाई को क्या कहते हैं? स्पष्ट करो एक दूसरे के लिए। जैसे मेरी आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मैंने आपको क्लियरली बताया है? मैंने आपको वो कृष्ण साधक, कृष्ण सेवक, श्रद्धावान, वो सारा सिस्टम समझाया है कि गुरुकुल में क्या ट्रेनिंग है, कैसे लेवल्स है, क्या करना है, कितने दिनों में उपनयन, कितने दिनों में क्या, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। फिर मैं आपको क्या क्या ट्रेनिंग दूंगा इसको मैं क्वालिफाई करने के लिए, उसको भी मैंने क्लियर किया है कि हर एक लेवल पे इस प्रकार का ट्रेनिंग होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक उदाहरण है कि क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस। शुरुआत में ही आप बता दो कि एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है, आदान प्रदान है, उसमें हम कैसा अपेक्षा पूर्ण करने वाले हैं और कौन सी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं करने वाले, वो पहले ही क्लियर कर दो। नहीं तो क्या होता है, बाद में जाके जब संबंध बढ़ते हैं, सेवाएं बढ़ती हैं, तो लोग बोलने लगते हैं अरे क्या ऐसा करता है, वैसा करता है, मेरा ये अपेक्षा पूरा नहीं हुआ है, वो ऐसा चाहिए था। लेकिन पहले डिस्कशन में ऐसा बात आई नहीं थी, अभी हम मान रहे हैं ऐसा कि उसने ये भी फुलफिल करना चाहिए। तो बहुत बार ये रिलेशनशिप इज़ अ गेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षाओं के कारण ही लोग बहुत ज़्यादा करीब आते हैं या दूर चले जाते हैं। तो क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस, तो ये था फोर्थ टिप ना। ठीक है, फिर अगला है अपोलोजाइज सिंसियरली। जब भी तुम गलती करते हो संबंधों में, सेवाओं में, प्रामाणिकता से माफ़ी मांग लो एंड आस्क फॉर रेक्टिफिकेशन।
अपोलोजाइज सिंसियरली, प्रामाणिकता से माफ़ी मांगो, और फिर जो गलती हुआ है उसको सुधारने के लिए सॉल्यूशन मांग लो कि क्या करने से संतुष्ट हो जाएंगे हम। तो जैसे कि सुग्रीव ने राम जी को वचन दिया था कि जैसे ही चातुर्मास के बारिश के 4 महीने ख़त्म होते हैं, मैं सीता मैया की खोज में सारे भालुओं को, वानरों को भेज दूंगा, बोला था कि नहीं? बट ही डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस। वो 4 महीने में वाली के साथ युद्ध हुआ था सुग्रीव का, तो उसमें राम जी ने वाली को मार दिया, फिर सुग्रीव को राजा बना दिया। फिर सुग्रीव की अपनी पत्नी और फिर वाली की भी पत्नी, उनके साथ वो सुग्रीव इतना ऐश करने लगा, भूल गए वो अपने वचन को या राम जी के प्रति अपनी सेवा को। तो लक्ष्मण जी गए टू क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने ऐसा गुस्सा दिखाया कि तुरंत सुग्रीव की आंखें खुल गई और उनने प्रामाणिकता से माफ़ी मांगा भगवान राम जी से। ये अपोलोजाइज कि मैं बहक गया था, मैं अपना एन्जॉयमेंट मोड में अपना कंट्रोल खो गया था, क्या करूं, मैं बंदर हूं, जाति ही मेरा ऐसा है स्वभाव, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अभी तुरंत जो भी मैंने नहीं किया है वो सारा रेक्टिफाई कर दूंगा, सही कर दूंगा। तो उसके बाद वापस राम जी का और सुग्रीव जी का संबंध जो था वो कैसा हो गया, दृढ़ हो गया, है कि नहीं? तो अपोलोजाइज सिंसियरली। कभी कभी हम गर्व के कारण या दूसरों को हीन मानने के कारण हम अपोलोजाइज नहीं करते। एक बार मैंने हरे कृष्णा को ऐसे ही थप्पड़ मार दिया बिना कारण का, और बाद में वो समझ में आया कि अरे वो ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर मैंने उसको सॉरी बोलना चाहिए, मेरे से गलती हुआ, माफ़ कर दो। तो नहीं तो वो मन में पकड़ के बैठ जाएगा कि ये प्रभु जी बहुत रैंडम व्यक्ति है, कभी भी थप्पड़ मारते हैं, कभी भी प्रेम देते हैं, कुछ बैलेंस नहीं है लाइफ में। तो ऐसे हो सकता है कभी कभी गलती। तो इसलिए अपोलोजाइज सिंसियरली। और इसका अपोजिट क्या है? बीइंग एरोगेंट। गलती हुआ है मालूम है, फिर भी माफ़ी नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि ईगो आड़ आ रहा है उसके। तो ऐसा करने से फिर वो संबंध खराब हो जाता है। लोग कहते हैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना। और कभी कभी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उससे गलती होती है और वो माफ़ी मांगता है तो लोग और अप्रिशिएट करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे इसको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी माफ़ी मांगता है, तो उसके प्रति प्रेम बढ़ता है, कम नहीं होता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आदर कम हो जाएगा, लोग सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे अपोलॉजी मांगूंगा तो। नहीं, अगर गलती है तो मांग लो, चाहे वो जूनियर से हो, सीनियर से हो, इक्वल्स से हो। और नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बी अ गुड लिसनर। लिसन फर्स्ट देन टॉक। बात पूरी समझ लो, फुल्ली अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति। अंडरस्टैंडिंग 3 लेवल का होता है। एक होता है नीड्स लेवल का, कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं, और दूसरा होता है बिहेवियरल लेवल का, कि वो क्या व्यवहार, बिहेवियर चाहता है हमसे, एक्सपेक्टेशंस। और तीसरा होता है वैल्यू लेवल का। वैल्यू मतलब किस मूल्य पर आधारित ये व्यक्ति कार्य करता है, वैल्यू सिस्टम। तो बाय बीइंग अ गुड लिसनर हमको ये सब पता चल जाएगा। हाँ, जैसे कभी कभी गुरुकुल में शिक्षक मेरे से छुट्टी मांगते हैं, 2-3 दिन जाना है कहीं, तो मैं हमेशा पहले सुनता हूँ फुल स्केल कि वो क्या इशू है, किस लिए है, कितने दिन है, क्या इनका एक्सपेक्टेशन है। और उसमें हमें समझ में आता है कि दैट इज़ द वैल्यू दैट ही हैज़, ही नीड्स टू गिव टाइम टू हिज फादर और मदर और फैमिली।
और दिस इज़ द बिहेवियर ही इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी कि एटलीस्ट 2 days 3 days, और उनकी नीड है कि वो थोड़ा ब्रेक चाहते हैं बीच में सेवा से, या किसी को मिलना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके नीड्स, वैल्यूज़ या एक्सपेक्टेशन समझ में आने के बाद हमें वो मंजूर नहीं होते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? हमें लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं, तो हम अपनी बात रख सकते हैं उनके सामने क्लियरली, उनका सुन लेना पूरा, फिर उनको बताओ कि आई अंडरस्टूड, दीज आर योर वैल्यूज़, दिस इज़ व्हाट यू नीड एंड दिस इज़ द बिहेवियर यू आर आस्किंग मी टू डू, इज़ दैट करेक्ट? वो बोलता है यस। तो आपने फुल्ली अंडरस्टैंड किया उसके साइड को। फिर आप बोल सकते हो कि दीज आर माई वैल्यूज़, दिस इज़ व्हाट आई वैल्यू, दीज आर माई नीड्स फ्रॉम यू एंड दीज आर ऑल्सो द एक्सपेक्टेशंस आई हैव इन योर बिहेवियर। तो इसका सुवर्ण मध्य कहाँ है, गोल्डन मीन कहाँ बीच में हम कर सकते हैं सोल्यूशन, ताकि दोनों पार्टी संतुष्ट हो जाए। तो ये सारा जो सोल्यूशन है वो कहाँ से आएगा? वो लिसनिंग से ही आएगा। आप सुनोगे ही नहीं क्या बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति, तो फिर बात सुलझेगी नहीं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है सुनना। भगवान ने हमको कितने कान दिए हैं? जिह्वा कितनी दी है? इसका मतलब कितना प्रोपोर्शन रहना चाहिए सुनने में और बोलने में? 2:1। इसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? तो डबल सुनना है, फिर उसका आधा बोलना है जितना सुना उसके। जो लोग ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करते हैं ना, और वो खुद के बारे में ही बड़बड़ करते ज़्यादा, तो वो दूसरों को अप्रिय हो जाते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं साउथ इंडियन मूवी का हीरो हूँ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लोग बोलते हैं कि ये क्या डिंगे मार, फुशार के बाबू। सो पीपल डोंट लाइक सच पीपल। सो कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी बात करने लगता है तो मैं आपको 2 मंत्र बताता हूँ, ये मंत्र दोहराना। पहला मंत्र है टेल मी मोर। अगर आपको नहीं समझ में आया क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्या अपेक्षा है, क्या नीड है, क्या वैल्यूज़ है, टेल मी मोर। और दूसरा मंत्र है सो व्हाट इज़ द नीड यू आर ट्राइंग टू फुलफिल। आपकी कौन सी ज़रूरत आप पूरी करना चाह रहे हो, जो भी आप बड़बड़ कर रहे हो उसके द्वारा। जैसे कभी कभी बच्चे आते हैं, उसने मेरा बेड कहीं डाल दिया, मेरा चड्डी कॉन्फिस्केशन में चला गया, मेरा प्रसाद किसी ने खा लिया, मेरा इंक किसी ने गिरा दिया। ओके, बहुत सारा बोल रहा है वो व्यक्ति। तो हम पूछ सकते हैं सो व्हाट इज़ द नीड दैट आई शुड फुलफिल। तुम्हारी क्या ज़रूरत है जो फुलफिल है? तो कभी कभी ये प्रश्न पूछना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम मन में क्या सोल्यूशन कर रहे हैं, अच्छा वो किसने 2 इंक गिरा है उसको पीटने का अभी, या फिर वो किसने वो चोरी किया उसको ढूंढ के निकालना है और उसका सारा प्रसाद छीन लेना है और उसको बैन लगाना है पूरा, इधर का सब अच्छा आइटम्स खाने को नहीं मिलेगा उसको। ये हम सॉल्यूशंस अपने मन में सोच रहे हैं कि नहीं? अगर आप उसको पूछेंगे सो व्हाट डू यू वांट, तो क्या बोलेगा? मेरे को ना वो इसमें से शिफ्ट करके वो रेड बंगलो में डाल दो। वो तो सॉल्यूशन कुछ अलग ही है उसके दिमाग में, आप समझ रहे हो? हम सोच रहे कि क्या करना है, लेकिन मैंने लिसन करने के बाद मेरे को नहीं समझ में आया कि उसको क्या चाहिए, तो मैं पूछता हूँ तो वो बताएगा कि ये मेरा सॉल्यूशन है मेरे दिमाग में। तो जनरली लोग बहुत शाणे होते हैं, उनको खुद को स्मार्ट पता रहता है अपना क्या चाहिए एग्जैक्टली, जिससे सब सुलझ जाएगा लाइफ में। जस्ट आस्क इट, उनसे पूछो आप, समझ रहे हैं? तो अभी तक हमने 6 चीज़ देखी। पहला क्या था? मेक एंड कीप प्रोमिसेस। केयरफुली मेक प्रोमिसेस, ज़्यादा प्रॉमिस नहीं देना। ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर कभी नहीं करने का। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। कम प्रॉमिस करो लेकिन ज़्यादा डिलीवर करो, अपेक्षाओं से भी अच्छा। जैसे आपने पूछा इस साल का यात्रा किधर जाने वाला है, देखेंगे कहीं तो जाएगी।
यहाँ जा सकती है, वहाँ भी जा सकती है, लेकिन जब यात्रा जाती है तो अच्छी जाती है कि नहीं जाती है, एंड में उसका जो अनुभव रहता है, तो अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। नहीं तो पहले से हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, विमान से जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ख्याली पुलाव हम पका रहे हैं बहुत सारे, और वो व्यक्ति बेचारा, और हम बाद में बोलते सुप्रभु जी यात्रा किधर, कह रहे ना इधर ही, वो डाणी गाँव जा रहे बोरी आदि में जा रहे तो बोला ओ दो, तो पहले लोगों को बोरी आंधी बोल के रखो, फिर स्विट्जरलैंड लेके जाओ, तो खुश रहते हो लोग। इसको बोलना है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। माता पिता पूछते हैं कितने मार्क आएंगे, देखते हैं 70 तक आ जाने चाहिए, पर जब मार्क्स आते तो 95, वाह क्या लड़का है, धमाकेदार। तो पहला था केयरफुली मेक प्रॉमिस देन कीप इट, कुछ भी हो जाए उसको पूरा करना है। जैसे मैंने आपको कुछ प्रॉमिसेस दिए, किसी को याद है मैंने आपको आपके मेरे स्टूडेंट बनने के समय कुछ प्रॉमिस क्या क्या दिए हैं? इफ यू टू टेक दिस ट्रेनिंग सीरियसली, व्हाट विल हैपन आफ्टर 8 years? What will happen? You will become a polished diamond, capable of what? जो बाहर के लोग हैं उनके सारे स्किल्स भी हम सीख पाएंगे, और जो हमें 5 चीज़ें जैसे वो आध्यात्मिक शिक्षा, वेद शिक्षा इत्यादि, ठीक है। और कोई प्रॉमिस याद है आपको? करेक्ट, ऑफरिंग क्वालिटी स्पिरिचुअल लीडरशिप wherever you go. आपने बोला था जो सिखाने आएंगे वो सीखेंगे शालिग्राम से। हाँ, मैंने बोला था जब तुम पास आउट होएंगे तो हर एक को एक शालिग्राम शिला, एक गैया, और हो सके तो 1 एकड़ लैंड अरेंज करके देंगे। ऐसा नहीं कि मैं खरीद के दूंगा, लेकिन आयोजित करके दूंगा। ऑफ कोर्स मेरे पास पैसे होंगे तो ज़रूर दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ताकि व्यक्ति जो है वो ग्राउंडेड रहे थोड़ा लाइफ में, नेचुरल लिविंग के साथ। और कोई? सो एनीबडी हु टेक्स 8 year ट्रेनिंग, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना? तो ये कंडीशनल है, ये प्रॉमिस कैसा है? कंडीशनल है, कंडीशन अप्लाई। 8 years कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। कोई बोलेगा 2 साल आऊँगा, 3 साल छोड़ के जाऊँगा, वापस 2 साल आऊँगा तो उसको क्या कर सकते हैं ट्रेनिंग? या कोई बोलेगा 4 साल करूँगा उसके बाद गायब हो जाऊँगा, व्हाट कैन यू डू? क्योंकि वो इतना सफिशिएंट नहीं है कॉन्टैक्ट वो ट्रेनिंग के लिए। तो इसलिए मेक एंड कीप प्रॉमिसेस केयरफुली। दूसरा, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। लोग ना देखते रहते छोटी छोटी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को। एक बार मैं एक बच्चे को सुला रहा था, बीमार था वो, तो मैंने अपना जैकेट निकाल के उसको पहनाया, उसके पास था नहीं कुछ, तो मैं वहाँ से जाने लगा, रात का समय था। फिर मैंने देखा खोपचे में एक दूसरा स्मॉल लड़का बैठा हुआ है, रो रहा है। मैंने बोला क्या हो गया भाई तेरे को? तो उसने मेरे को एक गंभीर प्रश्न पूछा, जब मैं बीमार पड़ूंगा तो क्या आप मेरे को ऐसा जैकेट पहनाएंगे? तो मामला सीरियस था एकदम क्योंकि लोग छोटे छोटे चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, और क्या मेरे से उतना ही प्रेम देंगे प्रभु जी जितना वो उसको दे रहे? दैट वाज द क्वेश्चन, कि इनका कुछ पार्शलिटी है किधर। तो लोडेड रहता है काम टीचर बनने का, ऐसा आसान नहीं हो। तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तीसरा, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षाओं को स्पष्ट रखो एक दूसरे से।
बी लॉयल टू द प्रेजेंट एंड absent. जो उपस्थित है सामने और जो नहीं है उनके प्रति वफादार रहो, यानी कि बुराइयां मत करो ज़्यादा. और बुराई करने का वक्त आए तो इस प्रकार से करो कि आपने जो बोला वो वैसे का वैसा कोट किया तो उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा जिसके बारे में आपने बोला. इस भाषा में बात करो. समझ रहे हैं? चौथा, पांचवा, अपोलोजाइज सिंसियरली. गलती होने पर क्या करना है? अपोलोजाइज करना है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए सॉल्यूशन मांगना है. क्या करूं वो बताइए. जैसे हमने एक जन को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम बुक दे दिया और वो बुक जो दिया उसमें प्रिंटिंग जो है गड़बड़ था. पेजेस उल्टे सुल्टे बाइंड किए गए थे, आगे पीछे हो गया था सीक्वेंस, कुछ पेजेस मिसिंग ही थे वो बुक में. और उसने कुछ 150 रुपये दे के लिया रहेगा भगवद्गीता कृष्णा बुक. वो आदमी इतना भड़क गया, क्या इस्कॉन वाले लोग होते हैं क्या, ऐसा चीट करके लोगों को पैसा कमाते हैं. बहुत आग बबूला हो गया. फ़ोन लगाया उसने, वो नंबर ढूंढ के उधर से, हाँ मेरे को ऐसा पुस्तक दिया तुम लोगों ने. तो हमने बोला आपका एड्रेस किधर है? मतलब मैं इधर रहता हूँ, वाघोली में रहता हूँ. ओके, आपने कौन सा बुक लिया था? कृष्णा बुक लिया था. और कौन सी भाषा में लिया था? इंग्लिश में लिया था. तो आप हमको 3 दिन दीजिए, हम इसको रेक्टिफाई करते हैं. आप मेरे संपर्क में रहिएगा फॉलोअप लेने के लिए. फ़ोन नंबर नोट डाउन करो. तो फिर हमने क्या किया, वाघोली में जो हमारे डिवोटी रहते हैं, कोई कांग्रेगेशन, वो जो मंदिर में आते हैं, उनके हाथ में एक नया भगवद्गीता दिया चेक करके कि प्रिंटिंग बराबर है, पेजेस सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है. फिर उसके साथ भगवान का एक महागार्लैंड दिया और एक इंसेंस का पैकेट दिया, अगरबत्ती का फर्स्ट क्लास फ्रेग्रेंस वाला, फ्री. और महाप्रसाद का एक पैकेट दिया. बोला ये जाके उसके घर पे देना है. फिर हो गया, टोंग बेल बजा उसने, दरवाज़ा खोला, मैं इस्कॉन से आया हूँ, आपकी भगवद्गीता ख़राब थी, मैं रिप्लेस करने के लिए आया. वाह, आइए अंदर. फिर गार्लैंड पहना उसको, थैंक यू फॉर वांटिंग टू स्टडी भगवद्गीता, इट्स अ ग्लोरियस डिटर्मिनेशन, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको. ये है आपकी नई भगवद्गीता, देख लीजिए सब ठीक है कि नहीं. और ये आपके लिए प्रसाद, और ये आपके भगवान जो ऑल्टर है उसके लिए अगरबत्ती. इसका कितना पैसा देने का? कुछ पैसा नहीं, उल्टा गलती हमारा है, हम और ज़्यादा करना चाहिए आपके लिए. लेकिन सॉरी फॉर आवर मिस्टेक, हमारा ऐसा कुछ बुरा इंटेंशन नहीं था. अरे आप बुरा नहीं मानना, मतलब ऐसे ही गुस्से में बोल दिया कुछ तो तो एकदम पलट गया वो व्यक्ति उसके बाद. तो व्हाट इज दिस फॉर? अपोलोजाइज सिंसियरली. नहीं तो हम लोग वो गुस्सा कर रहे हैं, हम लोग गुस्सा कर रहे हैं. अरे गधे, खरीदते समय देखने का नहीं क्या, कौन सा बुक खरीदा तूने? अभी चिल्ला रहा है फोन पे, अक्ल नहीं है. और क्या हम लोग क्या इधर क्या पैसा कमाने के लिए बेच रहे क्या? अपना बैंक अकाउंट भी नहीं है, हम ब्रह्मचर्य लोग हैं. हम पैसा कमा रहे, तुम लोग कमा रहे प्रॉफिट के लिए, हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते. तो अभी गाड़ी किसी और दिशा में चली जाएगी वो, ऐसा सब बात होगा. तो अब समझ रहे हैं वासुदेव? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? प्रद्युम्न घुसतंय का काही डोक्यात? काय टॉपिक चाललाय समजतंय? लास्ट, बी ए गुड लिसनर. डबल सुनने का, सिंगल बोलने का, और वो भी सटीक बोलने का एकदम, जो बोल रहा है वो, इधर उधर बात नहीं, घुमाने का नहीं टॉपिक. स्टिक टू द पॉइंट, फुलफिल देयर नीड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट्स, and then ask them to fulfill also your needs, values and interests clearly. तो ये है 6 मार्ग जिसके द्वारा हम संबंधों को दृढ़ कर सकते हैं. ऐसे अन्य मार्ग भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये टिपिकल मार्ग है. तो अभी कल से, अभी आज से इसके आगे आप अपने व्यवहार में थोड़ा ऑब्जर्व करना कि मैं इसमें से कुछ 6 प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ कि तोड़ रहा हूँ.
और जिसके कारण मेरे संबंध जो है बाकी लोगों के साथ वो ठीक हो रहे हैं कि गड़बड़ हो रहे हैं। और ये स्पेशली उन लोगों को करना ही चाहिए जो लीडरशिप पोजीशन में होता है। जो सिंगल आदमी है, अपना मस्त कलंदर जीवन जी रहा है, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लेकिन जो नहीं है, स्पिरिचुअल लीडरशिप पोजीशन में है, उसका बहुत लोगों के साथ रेसिप्रोकेशन चल रहा है। और ये 6 चीज़ करने से उस दूसरे व्यक्ति के हृदय में हमारा बैंक डिपॉजिट, इमोशनल बैंक डिपॉजिट बढ़ता जाता है। जैसे आपके बैंक डिपॉजिट में मैंने 10,000 रुपये डाल दिए, फिर अगर मैं 5,000 विड्रॉ भी करता हूँ तो रिलेशनशिप खराब नहीं होता, क्योंकि मैंने 10,000 डिपॉजिट डाला था, लेकिन मैंने ऑलरेडी निगेटिव करके रखा है आपका इमोशनल बैंक अकाउंट मेरे बिहेवियर से, और ऊपर से मैं और कुछ टेढ़ा काम कर देता हूँ जिससे आपको और गुस्सा आता है, फिर तो रिलेशनशिप टूटना ही है वो। आप समझ रहे हैं? तो ज़रा एक दूसरे के चेहरे को देखिए और सोचिए कि इसके इमोशनल बैंक अकाउंट में मैंने कितना डिपॉजिट डाला है आज तक। और कितना डालना बाकी है और मैं कितने विड्रॉल किए हैं मैंने, वो भी सोच लीजिए। ठीक है। और अपने शिक्षकों को भी देख लेना कभी, अगर मन में आए तो, कि उनके साथ कैसे रंग पेश आ रहे हैं। और कृष्णा कितने महान है, आप सोचिए कृष्ण कितने महान है कि ये सारे 6 के 6 चीजें वो हमारे साथ करते हैं अनकंडीशनली। वो अपेक्षा नहीं रख रहे हैं कि तुम मेरे साथ प्रेम करो ही तो ही मैं करूंगा, वो करते ही रहते हैं निरंतर। और साथ में हम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो अपराध लेके नहीं बैठते हैं कृष्ण। वो बारंबार मौका देते हैं कि ठीक है इस बार नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, अगले टाइम डू इट बेटर। ऐसे कितने जन्म जन्मांतर से करते आए हो। और इसीलिए हमारा और कृष्ण का जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत पावरफुल है। करेंटली वो वन साइडेड है, कृष्णा के साइड से बहुत तगड़ा है, वो हमारे साइड से वीक है, लेकिन है बहुत सही वो रिलेशनशिप। तो कभी इसके बारे में गौर करना एज अ होमवर्क कि राधा ब्रज बिहारी के साथ अपने कितने इमोशनल बैंक डिपॉजिट्स किए हैं अपने लाइफ में। समझ रहे हैं? ठीक है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस। जानबूझ के छेड़ता है फिर सॉरी बोलते, तो ऑलरेडी जानबूझ के छेड़ा उधर ही नेगेटिव डिपॉजिट हो गया ना। और सॉरी बोला वो इनसिंसियरली बोला तो और विथड्रॉ हो गया, डिपॉजिट किधर होगा? क्योंकि लोगों को समझ में आता है अपोलॉजी सिंसियर है कि नहीं है कि नहीं। अब अगर आगे झापड़ मारो किसी को, हे सॉरी भैया भैया ये क्या, व्हाट इज दिस। तो वी हैव टू बी जेन्युइन इन आस्किंग अपॉलॉजी। ठीक है। और आप ना ज़्यादा ये मत सोचो कि ये व्यक्ति ने मेरे लिए कैसा किया, क्यों किया, कितना किया। आप अपने बारे में सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ दूसरों के साथ, वो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो तुम्हारा फालतू में टाइम पास होता रहेगा दूसरों से अपेक्षा रखने में, और हो सकता है वो फुलफिल ना होने से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, बोलो ये कम्युनिटी मेरे लिए है ही नहीं, मैं जा रहा हूँ मटेरियल वर्ल्ड में फ्रेंडशिप ढूंढने। गुड लक उसके बाद। तो दैट इज़ अ डेंजर। ठीक है। हरे कृष्णा। अगर हमसे गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस। वो क्लैरिफाई करने के बाद हमने अपोलोजाइज मांगा, सॉरी भी किया, अगर 2-3 बार हुआ तो सामने वाले के मन में रिस्पेक्ट और वैल्यू कम हो जाता है। ये तो हमेशा सॉरी बोलता रहता है, अब क्या बोले इसको। एक्चुअली सॉरी जब बोलते हैं ना, उसमें कुछ दम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बार बार गलती करे जा रहे हो, बार बार सॉरी बोल रहे हो, तो लोगों को लगता है कि ये आई थिंक इसका कुछ साइकोलॉजिकल ये है
कि तो थोड़ा मिस्टेक्स का क्वांटिटी कम कीजिए, और जब सॉरी बोलिए तो जेन्युइनली बोलिए, तो लोग भी मान लेंगे, कोई बुरा नहीं मानेंगे। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna